इस तरह से लेखक कहता है कि हम सुमित के साथ तिब्बत की यात्रा पर गए थे। जहाँ भी जाते थे सुमित के जान पहचान के लोग मिल जाते थे। लेखक कहता है कि अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टिंगरी का विशाल मैदान ऐसा प्रतीत होता था कि मानो पहाड़ों से घिरा हुआ कोई टापू हो, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी। इस तरह से जो पहाड़ी दिखाई देती थी उसका नाम टिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। गंडा का अर्थ होता है मंत्र पढ़ करके बनाया हुआ कोई धागा या कपड़ा। इस तरह से कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह 2 हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाना, क्योंकि आसपास के गांव में यदि आप जाएंगे तो आपको वहां बहुत अधिक समय लग जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की और मुंह करके चल रहे हैं। ललाट कहते हैं मस्तक के लिए। ललाट धूप से जल रहा है। मस्तक तेज धूप के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो जल रहा हो, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। ललाट सामने से धूप लगने के कारण मस्तक जल रहा था, परंतु पीछे का हिस्सा ठंड के कारण बर्फ की तरह जम रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। इस तरह से हमने उन्हें आदमी मिलने का बहाना करके सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा था। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। मठ बौद्ध धर्म के द्वारा बनाए गए हैं। इस तरह से अधिक हिस्से पर बौद्ध धर्म के लोगों का अधिकार था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। इसके लिए मजदूर बेगार में उसे मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु उसे कहते हैं जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला भिक्षु कहलाता था। इस तरह से उसकी देखभाल करने के लिए भिक्षु को भेजा जाता था, जो जागीर आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। जिस तरह से राजा की आज्ञा सभी के लिए सर्वोपरि होती है, उसी तरह से भिक्षु की आज्ञा सभी जागीरदारों के लिए सर्वोपरि होती थी। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। बड़े बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। यहाँ एक मंदिर था जिसमें
बुद्ध वचन लिखी हुई हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। इस तरह से एक एक पोथी का वजन बहुत अधिक था। सुमित ने फिर आसपास अपनी यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैं पूरी तरह से उन पुस्तकों को पढ़ने में लग गया। इसलिए पुस्तकें मुझे बहुत अच्छी लग रही थीं। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल पड़े। इस तरह से भिक्षु समुदाय से विदाई लेकर के हम वहां से चल दिए। हम टिंगरी गांव के लिए चलने के लिए वहां से तत्पर हो गए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर की प्रश्न अभ्यास कराऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।